बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पर्वतों के पास एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मुनमुन नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई गोलू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों अनाथ थे। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब मुनमुन के कंधों पर आ गई थी। मुनमुन घर चलाने के लिए उस गांव की सबसे अमीर सेठानी सुलक्षणा के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन मुनमुन के छोटे भाई गोलू की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके पास दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे भगवान, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। क्यों ना मैं दवाई के लिए मालकिन से कुछ पैसे मांग लूं। इतना कहकर मुनमुन कुछ पैसे मांगने सेठानी के पास गई और बोली, मालकिन, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे मेरे भाई के लिए दवाई खरीदनी है। ये सुन सेठानी सुलक्षणा गुस्से से बोली, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। तेरे नए नए बहाने। एक तो तू ठीक से काम नहीं करती और ना ही समय पर आती है और ऊपर से पैसे मांग रही है। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल जा यहाँ से। सुलक्षणा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मुनमुन दुखी मन घर वापस लौट आई। घर आकर उसने देखा उसके भाई की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। दीदी, तुम आ गई। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है दीदी। गोलू, मेरे भाई, तुम चिंता मत करो। मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर मुनमुन आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो अपने भाई के बारे में सोचकर रोने लगी। फिर वो दुखी होकर घर लौट ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो लोगों से पीने के लिए पानी मांग रही थी। उस बूढ़ी औरत की हालत बहुत खराब थी। मुनमुन ने जैसे ही देखा, वो दौड़कर उस बूढ़ी औरत के पास गई और जाकर उसे पानी पिलाया। कौन है आप? और इस हालत में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? मैं एक परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वीलोक घूमने आती रहती हूँ और लोगों की परीक्षा लेती रहती हूँ। लेकिन आप परी लगती तो नहीं है। मुनमुन की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने छड़ी निकाली और एक परी में बदल गई। हमारे परीलोक का ये नियम है कि जब हम पृथ्वीलोक आती हैं तो हम इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं ताकि कोई हमें पहचान ना पाए। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? फिर मुनमुन रोते हुए परी को सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर परी को मुनमुन पर बहुत दया आई। मुनमुन, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ जो सीधा तुम्हें बादलों के पास ले जाएगा। वहाँ पर तुम्हें 2 जादुई घर मिलेंगे। दोनों में से एक घर अच्छाई का है और दूसरा बुराई का। तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जादुई अच्छाई का घर? हाँ मुनमुन, अच्छाई का घर तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें जितना जरूरत है उतना ही वो तुम्हें देगा। उससे ज्यादा वो जादुई घर तुम्हें कुछ नहीं देगा। और जो बुराई का घर है वो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देगा। तुम्हें उस घर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए उस घर में रहना पड़ेगा। तुम वापस कभी अपने घर नहीं जा पाओगी। मुझे तो अच्छाई के घर में जाना है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि हमें सदा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और जितना आपको जरूरत है उतना ही मांगना चाहिए। तुमने ठीक कहा मुनमुन। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दोनों घर दिखने में एक जैसे हैं। तुम्हें जिस घर से रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी वही अच्छाई का घर है। फिर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है। वहाँ एक सीढ़ी प्रकट हुई जो सीधा बादलों के पास जा रही थी। मुनमुन, अब तुम जाओ। इस सीढ़ी की मदद से तुम उस जादुई घर तक पहुँच जाओगी। जब भी तुम मन ही मन मुझे याद करोगी, ये सीढ़ी अपने आप यहाँ प्रकट हो जाएगा।
मुनमुन परी का धन्यवाद कर उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और कुछ दूर चलने पर वो बादलों के पास पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वो इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक उसके सामने दो जादुई घर प्रकट हुए। ये देख मुनमुन हैरान हो गई। तभी उसे परी की कही बात याद आ गई। उसने देखा दोनों में से एक घर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। फिर मुनमुन उस घर के पास गई। तभी वो जादुई घर बोला, आओ मुनमुन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये कहते ही उस जादुई घर के दरवाजे खुल गए और मुनमुन घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा एक टेबल के ऊपर कुछ पैसे रखे हुए थे। तब जादुई घर ने कहा, मुनमुन, तुम ये पैसे अपने साथ ले जाओ और अपने भाई का इलाज करवाओ। अगर तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास दोबारा आ जाना। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुनमुन जादुई घर का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर वापस लौट आई। घर आकर उसने अपने भाई का इलाज करवाया और कुछ दिनों बाद उसका भाई ठीक हो गया। फिर मुनमुन ने बाकी बचे पैसों से अपने लिए एक छोटा सा घर बनवाया और अपने भाई के साथ उस घर में रहने लगी। अब जब भी मुनमुन को पैसों की जरूरत पड़ती वो उस जादुई घर से मांग लेती। मुनमुन के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा और गांव के सभी घर पानी में डूबने लगे। ये देखकर मुनमुन बहुत दुखी हो गई और वो उस जादुई घर से मदद मांगने उसके पास गई। जादुई घर, गांव में रहने वाले सभी लोगों के घर पानी में डूब रहे हैं। क्या मैं उन सभी लोगों को कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ रहने के लिए ले आऊं? जब बारिश रुक जाएगी तब हम वापस लौट जाएंगे। मुनमुन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। जाओ, गांव वालों को यहाँ ले आओ। ये सुनकर मुनमुन बहुत खुश हुई और गांव लौटकर सभी लोगों को अपने साथ उस सीढ़ी के रास्ते जादुई घर में ले गई। सभी गांव वाले उस घर के अंदर गए। उन गांव वालों में मुनमुन के सेठानी सुलक्षणा भी थी। उसने जब वहां दूसरा जादुई घर देखा तो वो मन ही मन सोचने लगी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। ये कोई जादुई घर नहीं है। जरूर उस दूसरे घर में ढेर सारा सोना होगा। क्यों ना मैं उस घर में जाऊं। वो जैसे ही दूसरे जादुई घर में जाने लगी, मुनमुन ने उसे रोकते हुए कहा, मालकिन, आप वहाँ मत जाइए। वो बुराई का घर है, वहाँ जाना ठीक नहीं। तू चुप कर। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अपने औकात में रह, समझी? ये कहते हुए मुनमुन के मना करने पर भी सुलक्षणा ने उसकी एक न सुनी और वो दूसरे जादुई घर के पास गई। जैसे ही वो उस जादुई घर के पास पहुंची, उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा वो घर पूरा सोने, चांदी और रुपयों पैसों से भरा हुआ था। इतना सारा सोना, चांदी, रुपया पैसा देखकर सुलक्षणा खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, इतना सारा रुपया पैसा! अब मैं तो सबसे अमीर बन जाऊंगी और इन सभी गांव वालों को अपना गुलाम बनाऊंगी। इतना कहकर वो ढेर सारा रुपया पैसा एक पोटली में बांधकर जैसे ही बाहर निकलने लगी, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? ये सब रुपया पैसा, सोना चांदी तुम्हारा है, लेकिन तुम अब इस घर से बाहर नहीं जा सकती। तुझे अब यहीं रहना पड़ेगा। नहीं, मुझे बाहर जाने दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। इस तरह सुलक्षणा अपने लालच की वजह से उस जादुई घर में हमेशा के लिए कैद हो गई। वहीं दूसरी ओर जब मूसलाधार बारिश बंद हो गई, मुनमुन सभी गांव वालों को लेकर गांव वापस लौट गई।
सभी गांव वालों ने उनकी जान बचाने के लिए मुनमुन का धन्यवाद किया और मुनमुन से प्यार करने लगे। उस दिन के बाद से सभी गांव वालों ने मुनमुन और उसके छोटे भाई गोलू को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो अनाथ है और सभी हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी थी। परीलोक के पास में ही एक महरलोक हुआ करता था, जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुँचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश की सभी परियां बहुत खुश होती है। लेकिन उसी परिदेश में अविशी नाम की एक परी रहती थी, जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अविशी परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, अब इस रानी परी की शादी महरलोक के राजकुमार रणवीर से होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार रणवीर से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अविशी परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अविशी परी परिदेश की डायन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, तभी मैं तेरी मदद करूँगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ, तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। अविशी परी खुशी खुशी डायन की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है। लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर वो रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए परिदेश की सभी परियां बराबर है और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद अविशी परी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अविशी परी रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरी जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूँ और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार रणवीर से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार रणवीर की दुल्हन। तू वही दुष्ट अविशी परी है ना? तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर अविशी परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ परी, अब तू रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तू किसी काम की नहीं है। तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक ही है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियाँ भी करनी है। अविशी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी वहाँ खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविशी परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही थी। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है
जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार रणवीर से होने वाला था, तभी असली रानी परी वहाँ आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है राजकुमार रणवीर, ये जो आपके साथ बैठी है ये असली रानी परी नहीं है, ये अविशी परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहाँ खड़ी किसी भी परी और राजकुमार रणवीर को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वीलोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वीलोक के लोग कितने निर्दयी है, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोपड़ी में पहुँच जाती है। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे ही उस झोपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी। मैं आपको जादुई 2 लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। अब मैं उस दुष्ट अविशी परी को नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। रानी परी जी, आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस बहरूपीय लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूँ। बहरूपिया, तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रानी परी हार नहीं मानती और वो अविशी परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही अविशी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अविशी परी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई। अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर अविशी परी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती है और उसे पीटने लगती है। तभी रानी परी कहती है, परियों, छोड़ दो इसे। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी। मैं इसे परिदेश के जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी अविशी परी को परिदेश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार रणवीर से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जादुई 2 लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था।
ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन, तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच, आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम, हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना,
फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन? मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना, ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था, और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी, मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई, और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो, उसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ? अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है, और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना, तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं।
अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।